स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के YouTube चैनल पर। हम लोग हल संधि पढ़ रहे हैं व्याकरण में और साहित्य में नीति शतक को। हल संधि पढ़ने के क्रम में ये आज अंतिम भाग होगा, जिसमें ऋत्व प्रकरण को पढ़ करके हल संधि को हम लोग समाप्त करेंगे और उसके बाद इसके प्रश्नोत्तरी को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हल संधि का विभाजन किए थे हम सभी, ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, अनुनासिक विधान, अनुस्वार संधि, पर सवर्ण विधान, पूर्व सवर्ण विधान, आगम प्रकरण और ऋत्व प्रकरण में। ऋत्व प्रकरण में इसमें देख लीजिए कि ऊपर के सभी प्रकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं, इसके पूर्व के 3 वीडियो हैं, उसे देखें। मैं लगभग विश्वस्त हूँ और आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे। ऋत्व प्रकरण को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऊपर के सभी टॉपिक को पढ़ चुके हैं। ष्टुत्व, ष्टुत्व, जस्त्व, अनुनासिक, अनुस्वार, परसवर्ण, पुंसवर्ण, आगम। और आज पढ़ना हमें ऋत्व प्रकरण आज पठनीय है, इसे ही पढ़ना है। तो ऋत्व प्रकरण की तरफ हम लोग रुख करते हैं। ऋत्व प्रकरण में कितने सूत्र पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, इसे देखा जाए। ऋत्व प्रकरण में लिखा हुआ है कि हल संधि में ऋत्व करने वाले सूत्रों की संख्या क्या है? 5 है। सूत्रों की संख्या याद कर लीजिए कि सूत्र कौन कौन सूत्र हैं जो ऋत्व करते हैं और निमित्त क्या होगा, क्या स्थिति होगी, किस प्रकरण में, किस उदाहरण में वो ऋत्व करते हैं, तो सब तो देख ही लेंगे। ये देखिए 5 सूत्र जो है, ऊपर पेंसिल से लिखने के कारण कुछ धुंधला आया है। पहला है समासूटी। समासूटी जो सूत्र है वो भी ऋत्व करने वाला सूत्र है। अगला है पुमा खय्यम परे, पुमा खय्यम परे। तीसरा है काना मृडिते। चौथा है नश्छव्य प्रशांत और पांचवा है नृन पे। ये 5 सूत्र जो हैं आपको ऋत्व करने के लिए मिलेंगे। तो ऋत्व प्रकरण में क्या यही 5 सूत्र पढ़ने हैं? नहीं, इसके अतिरिक्त भी इस प्रकरण में कुछ सूत्र होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। उन सूत्रों को भी आपको पढ़ना होगा। उस सूत्र से ऋत्व प्रकरण के सभी उदाहरणों को समाधान करने में, उसको हल करने में आपकी सहायता मिलेगी। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं साधनिका। तो साधनिका के प्रयोग करने में सफलता उन सूत्रों की सहायता से मिलेगी, लेकिन ऋत्व प्रकरण में जो प्रधान सूत्र है ऋत्व करने वाले, वही 5 सूत्र है। एक बार आप खुद बोलिए, समासूटी, पुमा खय्यम परे, काना मृडिते, नश्छव्य प्रशान और नृन पे। यही 5 सूत्र ऋत्व करते हैं। ये सूत्रों की संख्या जो 5 है, प्रसंगतः कुछ अन्य सूत्र भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो इनके सहायक होंगे उनका उल्लेख साथ साथ किया जाएगा। जब जब भी हम लोग जरूरत पड़ेगी तो उन सूत्रों का भी उल्लेख करेंगे। अच्छा, समासूटी क्या है? देखिए, सूटी से आप सुट समझिए, क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति में है सूटी। तो सुट और सुट से क्या समझेंगे? ट की संज्ञा लोप को कभी हम लोप कर देंगे, इस संज्ञा करके बचेगा स, केवल स बचेगा। अब ये स जो बचा, इसका तात्पर्य स से ही है। सम के बाद में, ठीक, सम के बाद में यदि स परे हो तो क्या होगा? सम के म को रू हो जाएगा। समासूटी पहला सूत्र जो है समासूटी, समासूटी ने क्या बता दिया कि सम के बाद में स हो तो सम के म को रू हो जाएगा। शुट स के परे होने पर सम के मकार के स्थान पर रू आदेश होता है, रू आदेश होता है। रू में क्या बचेगा? तो रू में भी बचेगा केवल र, वहां पर भी ऊ का इस संज्ञा करके लोप कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है समासूटी ने ये बता दिया कि कहाँ पर ये रू करने वाला है। सम के म को रू करेगा और सम के म को रू करने के बाद र का ऊ भी इत संज्ञा करके लोप कर दिया जाएगा, बचेगा केवल र। अब आपके पास स्थिति इस प्रकार से बन गई। यदि उदाहरण देखें तो संस्कर्ता और संस्कर्ता 2 उदाहरण हैं, जिसमें सम के म को स परे होने के कारण, सम के म को स परे होने के कारण कर दिया गया है र। अब जब र कर दिया गया है, एक मिनट हो, मोबाइल का व्हाट्सएप कनेक्ट है, इससे उसका ठीक है। सम के म को
रुत्व कर दिया गया समासुटी सूत्र से, सर हो गया, और सर के बाद में अब जो होगा वो दोनों सूत्रों को आपको समझना होगा। ये पहला सूत्र है अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा और अनुनासिकात परो अनुस्वार। यही दो सूत्र आपको समझने हैं। समासुटी तो समझ गए होंगे, समासुटी को ऊपर करते हैं और समझते हैं प्रसंगतः जो दो नए सूत्र हमें मिले वहां पर। दो नए सूत्र क्या है? अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुआ एक सूत्र है और दूसरा है अनुनासिकात पर अनुस्वार। इन सूत्रों का कहनाम ये है कि सम के म को जो र किए हैं अर्थात जो रुत्व किए हैं, उस रुत्व के पूर्व में जो भी वर्ण है उसको विकल्प से हम क्या कर देंगे? अनुनासिक कर देंगे। ये कौन कहा? अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुआ। अत्र का मतलब हुआ कि रुत्व के प्रकरण में पूर्वस्य पूर्व के क्या करेंगे? विकल्प से हम अनुनासिक करेंगे। पूर्वस्य अनुनासिक, पूर्वस्य अनुनासिक, वा मतलब विकल्प से। रुत्व का जहां पर प्रकरण हो अर्थात रु जहां पर हुआ हो उसके पूर्ववर्ती वर्ण को विकल्प से अनुनासिक कर देंगे और अनुनासिक के पहचान के लिए हम उसके ऊपर चंद्र बिंदु को रख देंगे। ठीक है, ये विकल्प से कर दिया। एक पक्ष बचा हुआ है, वहां पर क्या होगा? तो अनुनासिकात परो अनुस्वार लगा। अनुनासिकात अर्थात अनुनासिक के बाद जो है, अनुनासिक के अतिरिक्त जो है, अनुनासिक को छोड़ करके जो है वहां पर रुत्व जहां पर हुआ है उसके पूर्ववर्ती वर्ण को क्या कर देंगे? अनुस्वार वाला कर देंगे। अनुस्वार वहां पर हम रख देंगे। जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं हुआ है उस पक्ष में रू से पूर्ववर्ती वर्ण को अनुस्वार का आगम होता है तो अनुस्वार उसके पास में चला जाएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। क्या क्या समझे? समासुटी से संस्कर्ता बनाने के प्रकरण में सम के म को रू हो गया और सम के म को जब रू हुआ तो र बचा तो सरस्कर्ता हुआ। सरस्कर्ता के बाद एक सूत्र नया लगा, अत्रानुनासिका पूर्वस्य तो हुआ। अत्र मतलब कि रुत्व का प्रकरण, रुत्व जहां भी हुआ हो वहां पर उसके पूर्ववर्ती को कर देंगे अनुनासिक। तो पूर्ववर्ती जो भी रहेगा, सम का म तो र बन गया है तो सर है, तो उसके पूर्ववर्ती में क्या है? स का अ है, उसको अनुनासिक कर देंगे। और अनुनासिकात पर अनुस्वार कहा कि एक पक्ष में जहां पर अनुनासिक हुआ है दूसरा पक्ष अभी एक जो पक्ष खाली है, नित्य तो हुआ नहीं है, वहां पर अनुस्वार का आगम कर देंगे। तो एक जगह अनुनासिक और एक जगह अनुस्वार कर दिया जाएगा। ये दोनों सूत्रों की सहायता से, यही दो सूत्र जो है कि आपके पूरे रुत्व प्रकरण में समझने होंगे। जहां जहां र होगा वहां वहां पर ये सूत्र आएगा और इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाएंगे। बहुत आसान है। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं हुआ है उस पक्ष में रूप पूर्ववर्ती को अनुस्वार का आगम होता है। अब यहां पर देख लीजिए, सरस करता हम लोग संधि विच्छेद किए थे। अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुआ, ये क्या करेगा? यहाँ पर क्या कर देगा? जहां पर रुत्व हुआ है उसके पूर्व को अनुनासिक कर देगा। अनुनासिकात पर अनुस्वार क्या कर दिया कि जहां पर अनुनासिक नहीं हुआ है उस पक्ष को छोड़ करके अनुस्वार को आगम कर दीजिए, तो अनुस्वार आ गया। अच्छा, दो रूप आपको देख रहे हैं और दोनों आप समझ चुके होंगे। अब एक सूत्र आएगा खरवसा नयोर विसर्जनीय। यह सूत्र हल संधि विसर्ग संधि में सब जगह काम आने वाला है। इस सूत्र को ध्यान दे दीजिए। ये करता है क्या? विसर्ग करता है। विसर्जनीय किसको करता है? हर को करता है। नहीं, हर परे हो तब करता है। किसको करता है? खरी अवसाने च, हर और अवसान में, हर हो या अवसान हो, सप्तमी का द्विवचन है यहाँ पर। हर परे हो नहीं तो अवसान हो। ठीक है, तो ऐसे र को करता है विसर्ग। तो ये सूत्र र को किसमें कन्वर्ट करता है? विसर्ग में। कब करेगा? र के बाद में यदि खर हो तब, और उसके बाद में या तो र अवसान में हो तब। खर हो नहीं तो अवसान वाले र को विसर्ग कर देगा। खर परे होने पर या अवसान वाले पदांत रेप को विसर्ग होता है। अब यहाँ पर जो र है हमारा सर, सम्र में और संग्र में और सम्र में, सम्र र र हलंत है, यहाँ भी र हलंत है ना। सर 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 सम्र, सम्र नहीं, म नहीं,
एक में म का जो अनुनासिक हुआ वहाँ न का प्रयोग करना है, और जो और अनुस्वार है उसमें बोलते समय हल्की म की ध्वनि आनी चाहिए। संस्कर्ता संस्कर्ता, संस्कर्ता संस्कर्ता, एक एकदम न और एक में हल्की म की ध्वनि, संस्कर्ता संस्कर्ता। अब ये जो र था इसके पर एक क्या खर है, तो खर है। खर में कौन कौन वर्ण आते हैं? द्वितीय, प्रथम और तीनों स। तो द्वितीय, प्रथम, तीनों स जब आते हैं तो ये स जो र के बाद में है तो खर में आया। अवसान में चूंकि र तो नहीं है, क्योंकि वर्णा नाम अभाव अवसान होता है, विरामो अवसानम होता है। विराम जहाँ पर हो जाए वर्णों का वहाँ पर अवसान होता है, तो विराम तो हुआ नहीं है। विराम नहीं हुआ तो क्या हुआ है? खर परे है तो र को विसर्ग कर दिया। किस सूत्र ने? खरवसा नयोर विसर्जनीय ने। तब विसर्ग जब हो गया तो अनुनासिक वाला भी हो गया विसर्ग, और यहाँ पर जो अनुस्वार है वो वाला भी विसर्ग हो गया। अब विसर्ग हो गया तो क्या करना चाहिए? अब इनको आगे के प्रकरण को देखते हैं। ये आगे बताया जा रहा है कि विसर्ग जहाँ पर हो जाए वहाँ पर 2-3 जगह ऐसे है कि आप उस विसर्ग को रोक दीजिए, विसर्ग को विसर्ग वहाँ पर मत होने दीजिए। ये हम ज़्यादा नीचे आ गए। आराम से भाई। हाँ, संपू का नाम सो वक्तव्य, ये वार्तिक है। वार्तिक का कहनाम है कि सम, पुम और कान, इन तीन शब्दों को, इन तीन शब्दों में जो र हुआ था उस र को यदि विसर्ग हुआ है तो उस विसर्ग को क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि र को ही स होगा, र को विसर्ग करने देना है, उसके बाद उस विसर्ग को स कर देना है। सम, पुम और कान से संबंधित जो विसर्ग है उसको कर देना है स। अच्छा, अभी तक क्या देखे? रुद्र प्रकरण प्रारंभ किए थे जिनमें 5 सूत्रों को देखे थे। समासुटी जो है उसको देखे थे। समासुटी में संस्कर्ता और संस्कर्ता ये दो रूप बनाने चले हुए हैं। इसमें जो है कि एक जगह अनुनासिक है पूर्व में, एक जगह अनुस्वार है। म को तो र हो ही गया है, र को खरवसान विसर्जनीय से कर दिया गया है विसर्ग, और उस विसर्ग के होने के बाद में संपू का नाम सो वक्तव्य जो वार्तिक है उस विसर्ग को स करने के लिए उपस्थित है, तो विसर्ग को हो जाएगा स। विसर्ग को जब स हो जाएगा तब देखिए क्या बनेगा। विसर्ग का जब स हो गया तो विसर्ग को स कर लीजिए। इस प्रकार से हम लोग किए थे, यहाँ हुआ था। फिर खरवसान विसर्जनीय अलग करके विसर्ग कर दिया दोनों जगह। संपू का नाम सो वक्तव्य जो है उस विसर्ग को कर दिया स। तो संस्कर्ता संस्कर्ता दो रूप बन गए, एक अनुस्वार वाला, एक अनुस्वार वाला और एक अनुनासिक वाला। ये अनुस्वार वाला हो गया, ये अनुनासिक वाला हो गया। तो रुद्र प्रकरण का एक सूत्र समासुटी समाप्त। उसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण सूत्र, 3 महत्वपूर्ण सूत्र भी। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु, हुआ सूत्र जो है वो पूर्व वाले को अनुनासिक करता है, र के पूर्ववर्ती को अनुनासिक करता है। और अनुनासिकात पर अनुस्वार, जहाँ पर अनुनासिक नहीं हुआ है उस पक्ष, जहाँ पर अनुनासिक हुआ है उस पक्ष को छोड़ करके दूसरे पक्ष में अनुस्वार का आगम करता है र के पूर्ववर्ती को, तो एक जगह अनुस्वार और एक जगह अनुनासिक वाला हो गया। ये 2 सूत्र महत्वपूर्ण पड़े। और तीसरा बढ़े जो हम लोग, वो सूत्र है खरवसा नयोर विसर्जनीय। या तो र के बाद में खर परे हो या तो र अवसान में हो, विपद के अंतिम में, तो उस तरह को विसर्ग होता है, उस तरह को विसर्ग कर देंगे। और एक वार्तिक भी पढ़ लिए कि 3 जगह जहाँ जहाँ विसर्ग होगा वहाँ पर उस विसर्ग को फिर से स कर दिया जाएगा। सम, पुम, कान, इन तीनों शब्दों से संबंधित विसर्ग को हो जाता है स। तो बन जाता है आपका विसर्ग स और संस्कर्ता संस्कर्ता। इस प्रकार से 2 रूप तैयार हो जाते हैं। और 2 रूप इसलिए बन गए, एक अनुनासिक वाला एक अनुस्वार वाला। अगला, अब पुमा खय्यम परे सूत्र दूसरा हम लोग पढ़े थे ना, पुमा खय्यम परे। पुमा खय्यम परे सूत्र में क्या है? ये पुम के म को र करेगा। अब समासुटी सम के म को र किया था, रुत्व किया था। अब पुमा खय्यम परे पुम के म को रु करेगा। इसमें क्या है विशेष? पुम को हम करेंगे पुम के म को र, लेकिन कब करेंगे? खई आम परे, खई में भी लगा है सप्तमी और आम परे में भी लगा है सप्तमी। आम खय प्रत्याहार का वर्ण पर में हो पुम के बाद में,
कोई पुम हो, ठीक है, कोई पुम क्या पुम शब्द हो, उसके बाद में कौन सा वर्ण पर में हो, खय में आता है प्रथम और द्वितीय और प्रथम वर्ण, ये पर में हो, और उस खय प्रत्याहार के बाद में अम प्रत्याहार का भी अक्षर होना चाहिए पर में, अम परक खय परे होने पर, अर्थात ऐसा खय प्रत्याहार का वर्ण जिसके बाद में अम हो, ऐसे खय प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर पुम के मकार को क्या हो जाता है, रुत्व हो जाता है। आप स्थिति समझ चुके होंगे, पुम शब्द रहेगा, उसके बाद में द्वितीय या प्रथम वर्ण रहेगा जो खय में आते हैं, और उसके बाद में अम प्रत्याहार का वर्ण रहेगा। अम प्रत्याहार में अयुण के अ से लेकर के इयम गणनम के म तक के वर्ण आ जाएंगे, अर्थात सभी स्वर आ जाएंगे, पांचवा वर्ण आ जाएगा, ह य व र आ जाएगा, ह य व र आ जाएगा, ल आ जाएगा, इतने आ जाएंगे। यदि उस खय के बाद में इतने में से कोई भी वर्ण हो तो पुम के म को र हो जाता है, रुत्व हो जाता है। अब देखिए पुंस कोकिला हमें बनाना है। नर कोयल जिसका अर्थ होता है पुम धन कोकिला है। पुम धन कोकिला में पुम मिला, उसके बाद में क्या खय प्रत्याहार का वर्ण मिला। खय प्रत्याहार का वर्ण कैसे पकड़ेंगे, खय प्रत्याहार का वर्ण या तो द्वितीय रहेगा या तो प्रथम रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रथम है तो खय प्रत्याहार का वर्ण है। उसके बाद में ओ है, क्या वो अम में आता है, तो सभी अच तो अम में आते ही हैं, तो वो अम में भी आता है। तो इस प्रकार से अम परक खय परे होने के कारण पुम के म को रुत्व कर दिया गया, र कर दिया गया। अब र जब कर दिए तो खरवसा नयोर विसर्जनीय, र जहां जहां देखिएगा तहां तहां कूद जाएगा विसर्ग करने के लिए, लेकिन स्थिति उसको चाहिए खर परे होना चाहिए, नहीं तो अवसान वाला र होना चाहिए। तो स्थिति यहाँ पर खर परे है, खर में द्वितीय प्रथम और तीनों स तो आते ही हैं, तो पर में है तो विसर्ग हो गया। और फिर सम पुम का नाम सो वक्तव्य, सम पुम और कान से संबंधित स को विसर्ग, सम पुम कान से संबंधित विसर्ग को स कर देना है। तो फिर से हम लोग क्या कर दिए, स कर दिए। तो जब स कर दिए तो हो गया पुंस कोकिला, ये रूप बन गए। देखिए सबसे पहले म होता है, म को र होता है, र को फिर विसर्ग होता है, फिर विसर्ग को स होता है, चार चार परिवर्तन होते जाते हैं, ठीक है। और उसी बीच में गुज जाता है एक अनुनासिकात पर अनुस्वार, और अत्र अनुनासिक पूर्व से तुआ, और अनुस्वार जो बीच में जहां पर रुत्व होता है उसके पूर्ववर्ती को क्या कर देता है, अनुनासिक एक जगह कर देता है, एक जगह अनुस्वार कर देते हैं, ये दोनों सूत्र मिल करके, तो इसीलिए दो रूप तैयार हो जाते हैं। तो दोनों रूप आप देख लिए होंगे, ठीक है। पुम कोकिला हो गया हमारा संधि विच्छेद। यहाँ पर रुत्व कर दिए हम लोग, रुत्व किस सूत्र से कर दिए, पुमा खय्यम परे। रुत्व करने के बाद में पूर्ववर्ती को एक जगह अनुनासिक कर दिए, एक जगह अनुस्वार कर दिए, हम कर दिए, अनुस्वार भी हो गया, रुत्व भी हो गया, दोनों काम हो गया। र को खरवसाना विसर्जनीय से विसर्ग कर दिए। विसर्ग करने के बाद में ये देखिए नीचे दिख रहा होगा आपको, सम पुम का नाम सो वक्तव्य, जो ये वार्तिक है, इस विसर्ग को फिर से कर दिए हम, स बन गया पुंस कोकिला। ये दो रूप बन करके तैयार हो गए। तो रुत्व प्रकरण के जो 5 सूत्रों की चर्चा हुई थी उसमें से 2 सूत्र हम लोग पढ़ लिए। समासूटी जिसके उदाहरण संस्कर्ता है, पुमा खय्यम पर एक उदाहरण पुंस कोकिला है। ये 2 रूप बन करके तैयार हो गए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कान के न को र करना है, कान के न को र करना है। कान के न को र कैसे करेंगे, कान आमरेडिते सप्तमी लगा, अर्थात आमरेडित पर में हो तो कान के न को र कर रुत्व कर देंगे। अब आमरेडित क्या होता है इसे समझना है। तो आमरेडित समझने के लिए एक सूत्र पढ़ना है, तस्य परम आमरेडितम। तस्य का मतलब क्या हुआ, तस्य का मतलब होता है द्विउक्तस्य, द्विउक्तस्य को द्विरूक्तस्य पढ़ेंगे। 2 बार जो उक्त हो, कोई भी शब्द लगातार 2 बार उक्त हो तो उसमें जो पर वाला होता है उसकी आमरेडित संज्ञा हो गई। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया, यहाँ लिख दिया 2 बार उदय, ठीक है। अब यहाँ उदय 2 बार लिखा गया तो पूर्ववर्ती जो उदय है ये हो गया आपका आमरेडित संज्ञक। अब परवर्ती जो है वो हो गया आमरेडित संज्ञक। पूर्ववर्ती के लिए कोई आमरेडित संज्ञा नहीं हुई, केवल किसके लिए हुई, परम के लिए, बाद वाले के लिए आमरेडित संज्ञा होती है, ठीक है। तो ये तो आमरेडित संज्ञा करने का विधान है। अच्छा, ये आमरेडित संज्ञा होने के बाद में अब आमरेडित आपको पता चल गया कि 2 चीज कहीं भी 2 शब्द लगातार कहीं भी हो तो उसमें पर वाला जो है वो होता है आमरेडित।
इस आम्रडित को जान करके आप चलेंगे कान आम्रडित के पास कि भैया हम आम्रडित तो जान लिए, अब बताओ क्या करना है। तो ये बताता है कि कान शब्द को कान के न को रुत्व कर दीजिए यदि आपको आम्रडित पर्व मिल गया तो। अब चलिए आम्रडित हम देखते हैं, कान के न को रू करते हैं आम्रडित परे होने पर। आम्रडित संज्ञा करने वाला सूत्र तस्य परम आम्रडितम है। शब्द को 2 बार उच्चारण होने पर दूसरे रूप की क्या हो जाती है, आम्रडित संज्ञा हो जाती है। अब आम्रडित संज्ञा जानने के बाद कान प्लस कान, कान धन कान संधि विच्छेद किए। अब यहाँ पर जो पर वाला है वो तस्य परमाम्रडितम सूत्र से आम्रडित संज्ञक हो गया। तस्य परमाम्रडितम सूत्र आम्रडित संज्ञा करने वाला, इसको ध्यान रखना है। क्यों है, क्योंकि उसी सूत्र ने बताया कि 2 बार को युक्त हो तो उसमें पर वाला आम्रडित संज्ञक होता है। तो पर वाला आम्रडित संज्ञक हो गया। अब आम्रडित संज्ञा पर होने के कारण पूर्ववर्ती जो कान के न है उसको क्या कर देंगे, रुत्व कर देंगे। किस सूत्र से, कानाम्रडित सूत्र से। कानाम्रडित सूत्र से कान के न को रुत्व कर दिए। अब कान के न को रुत्व कर दिए तो मैं शॉर्टकट में यहाँ लिख दिया हूँ, लेकिन एक बार बोल देता हूँ। कान धन कान है, कान के न को रू कर दिए, पूर्ववर्ती वाले कान को न को रू किए, तो बन गया। अब जो कान का रुत्व था, कान के न को रुत्व हुआ तो कार बन गया। अब कार के पूर्व में एक जगह अनुनासिक हो जाएगा, अनुनासिक अत्र अनुनासिका पूर्व से तुआ से, और अनुनासिकात पर अनुस्वार से एक जगह अनुनासिक हो जाए अनुस्वार हो जाएगा। तो एक आपको रूप दिख जाएगा अनुनासिक का और एक जगह दिख जाएगा अनुस्वार का। तो ये कार बन गया। अब यहाँ पर खरवसा नजर विसर्जनीय लग गया। क्यों लग गया भैया, क्योंकि पर में खर परे है तो लग गया, विसर्ग कर दिया र को। अब र जो विसर्ग में बन गया, और फिर से संपू का नाम सो वक्तव्य जो वार्तिक है उस वार्तिक के तरफ रुख करेंगे। ये वार्तिक बताएगा, क्या बताएगा, ये वार्तिक ये बताएगा कि जो सम अपुम और कान से संबंधित विसर्ग है उसको पुनः आप स कर दीजिए। जब स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कांस कान कांस कान। एक प्रकार के दोनों को मिला देंगे, कांस कान कांस कान। एक बार यहाँ देखिए मैं हट जाता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, ये हट गया। तो क्या हुआ है, कार धन कान बना। कार धन कान बनने के बाद एक जगह अनुनासिक आ गया, एक जगह अनुस्वार आ गया। एक जगह अनुस्वार अनुनासिक आने के बाद में एक जगह जब विसर्ग हुआ तो एक जगह अनुनासिक वाला विसर्ग, एक जगह अनुस्वार वाला विसर्ग हो गया। अच्छा, उसके बाद विसर्ग को स हो गया तो एक जगह अनुनासिक के साथ स, एक जगह अनुस्वार के साथ में स, दोनों को जोड़ दिए तो एक रूप बन गया अनुनासिक वाला, एक रूप बन गया अनुस्वार वाला। तो ये दो रूप बन गए। तो आम्रडित रुत्व करने वाले 3 सूत्रों में हम लोग अभी तक 5 सूत्रों में 3 सूत्रों को तो पढ़ चुके। आगे जो 2 सूत्र बचे हैं उनको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र संख्या 4। ये सूत्र संख्या 4 क्यों लिखे, सूत्र संख्या 4 का मतलब है कि रुत्व करने वाला सूत्र संख्या 4। एक बार हम लोग पूरा सारांश करेंगे, सारांशीकरण करेंगे, एक बार समराइज करेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़े, किस तरह से पढ़े, क्या पढ़े। चलिए इसको देखते हैं। ये भी कहते हैं कि न को क्या कर दीजिए, रुत्व कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इन्हें भी चाहिए पर में 6 प्रत्याहार। 6 में कौन कौन आएगा, फ फ छ, छ आ गया, छ ठ थ च ट त, यहाँ तक जाएगा। छ ठ थ च ट त मतलब कि च छ ट ठ और ठ ठ त थ, यही 6 वर्ण आएंगे 6 में। 6 प्रत्याहार में 6 वर्ण आएंगे, ठीक है। और ये 6 कैसा होना चाहिए, जैसे पुआ खयम परे में खय जो था अम्परक था, तो यहाँ पर भी यहाँ पर सूत्रों को यदि अलग अलग करेंगे पद तो लिखेगा न हवि, मतलब कि 6 प्रत्याहार का वर्ण पर में हो, और अम ग्रहण करेंगे पूर्ववर्ती सूत्र से। और एक शब्द को छोड़ देना है, वो शब्द कौन सा है जिसको छोड़ना है, तो अप्रसान शब्द है, मतलब प्रसान शब्द है। अप्रसान का मतलब है कि न प्रसान, न प्रसान शब्द को ग्रहण नहीं करना है। चूंकि देखिए प्रसान शब्द के अंतिम में भी न है, यदि उसके बाद में कहीं पर आपको 6 प्रत्याहार का वर्ण दिख जाता है तो वहां पर रुत्व नहीं करना है। सूत्र का अर्थ इस प्रकार से समझिए कि न रहेगा, ठीक है। न को न के बाद में यदि 6 प्रत्याहार का वर्ण है, अर्थात 6 प्रत्याहार में आने वाले 6 वर्ण में से कोई एक वर्ण है, और उसके बाद में
यदि अम प्रत्याहार का वर्ण है तो उस न को रुत्व कर देंगे। आइए देखते हैं कि रुत्व मिल रहा है कि नहीं। चक्रिन त्रायस्व जो है, चक्रिन धन त्रायस्व, यहाँ पर न तो मिल गया, उसके बाद में छ प्रत्याहार में जो छ वर्ण आते हैं त छ ट ठ त थ, उसमें त तो आता ही है, तो हमें छ प्रत्याहार का वर्ण भी मिल गया। उसके बाद में क्या अम प्रत्याहार का वर्ण है, तो त के बाद में र है, तो र तो आता है, हवर्ट का र आएगा क्योंकि यम गणनम के म तक अम प्रत्याहार जाता है। तो इस प्रकार से वो अम्परक छव हो गया। अम्परक छव होने के कारण चक्रिन के न को रुत्व कर दिया गया, रुत्व करके के र बचा, उ का इत संज्ञा करके लोप कर दिया गया। तो चक्रीर त्रायस्व चक्र ये बन गया। अब चक्री त्रायस्व जब स्थिति बन गई तो रुत्व हुआ है, तो रुत्व की जहां जहां रुत्व होगा तो अनुनासिक पर अनुस्वार, एक जगह अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ से अनुनासिक और अनुनासिकात पर अनुस्वार से अनुस्वार कर दिया गया। दोनों सूत्र को ध्यान रखिएगा, दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन आपको इस तरह से अलग करना है। जिसमें अनुस्वार है वो अनुस्वार करता है, जिसमें अनुस्वार नहीं वो अनुनासिक करता है। जैसे अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ में अनुस्वार कहीं भी पठित नहीं है तो ये अनुनासिक करने वाला है, और अनुनासिकात पर अनुस्वार में अनुस्वार पठित है तो अनुस्वार करने वाला सूत्र है। कहाँ पर, जहां पर रुत्व हुआ है उसके पूर्ववर्ती को, तो पूर्ववर्ती में एक जगह अनुनासिक हो गया, चंद्र बिंदु लग गया, एक जगह अनुस्वार हो गया। अब अनुस्वार हो गया तो आप देख रहे हैं र बचा हुआ है, खरवसा नयोर विसर्जनीय, यहाँ पर भी लग जाएगा। खर प्रत्याहार का वर्ण जो है त ऊपर में है र के, इसलिए र को कर दिया गया विसर्ग, अब विसर्ग कर दिया गया। अब यहाँ पर सम पुम का नाम स्व वक्तव्य वार्तिक नहीं लग सकता है क्योंकि वो केवल 3 ही शब्दों का गणना किया था, सम का, पुम का और कान का। तो जब नहीं लग सकता है तो अब हमें बढ़ना पड़ेगा आगे किसी सूत्र की सहायता लेने के लिए कि कौन सा सूत्र यहाँ पर स करेगा। तो सूत्र है विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय यहाँ तक तो आप बना ही लिए हैं, कहाँ तक, इसको मैं जो दिखा रहा हूँ चक्री त्रायस्व, चक्री त्रायस्व यहाँ बना लिए हैं। विसर्जनीय से स जो है विसर्ग को स करेगा, खर परे होने पर विसर्ग को स हो जाता है। बहुत आसान सूत्र है, खरवसान विसर्जनीय के साथ इसको जोड़ करके पढ़िए। खरवसान विसर्जनीय कब करता है, खर परे रहने पर करता है, तो ये पर ये भी विसर्ग को स कर देता है खर परे रहने पर। तो विसर्ग के बाद यदि खर के चलते विसर्ग हुआ है, खर प्रत्याहार परे होने के कारण विसर्ग हुआ है, तो संपूर्ण का नाम स्ववक्तव्य सूत्र से विसर्जनीय सह सूत्र से ऐसे भी खर प्रत्याहार पर मिलने पर उस विसर्ग को हो जाता है स। तो जो विसर्ग हुआ था खर प्रत्याहार का ये त पर में है, तो यहाँ पर फिर से उस विसर्ग को क्या कर दिया गया, स कर दिया गया। चक्रिम त्रायस्व, चक्रिम त्रायस्व, इस प्रकार से ये रूप बन गया। अब ये रूप बन जाने पर हम लोग रुक्त प्रकरण के 4 सूत्रों को पढ़ लिए। 5वां सूत्र जो है नृन पे, उसको देखते हैं। नृन पे, ठीक है, नृन पे कहता है कि प पर में हो, ठीक है, प पर में हो, तो क्या होगा, नृन के न को र कर देंगे, नृन के न को र करेंगे प परे होने पर। यही अर्थ भी लिखा है, देख लीजिए। नृन धन पाही है, नृन धन पाही में नृन के न मिला, प पर में है, तो नृन के न को नृन पे सूत्र से क्या कर दिया गया, रुत्व कर दिया गया। और ये रुत्व जो होता है वैकल्पिक होता है। अभी तक कहीं पर भी ऊपर के 4 सूत्र में कहीं पर भी रुत्व वैकल्पिक नहीं हुआ था, लेकिन नृन पे में तो वैकल्पिक होगा। तो ये तो सिद्ध कर दिया कि भैया 4 उदाहरण ऐसे भी बनने वाले हैं। वैकल्पिक हो गया नृन के न को रुत्व। अब नृन के न को रुत्व वैकल्पिक हो गया, एक जगह र होगा, एक जगह र नहीं होगा। तो जहां नहीं होगा तो ये ध्यान में रख करके चलिए कि ये भी स्थिति है। नृपाही बन गया, अनुनासिक एक जगह हुआ, अत्रानुनासिक पूर्व से तुआ से, और अनुनासिक हो गया, अनुस्वार हो गया अनुनासिकात परो अनुस्वार से। तो एक जगह अनुनासिक, एक जगह अनुस्वार बन गया। अब जहां पर खर प्रत्याहार का वर्ण र के बाद में परे रहे तो खरवसान विसर्जनीय उसको क्या कर देगा, विसर्ग कर देगा। अब विसर्ग तो कर दिया, अब इसके बाद की स्थिति क्या है, विसर्जनीय से स लग सकता है क्या, एकदम लग सकता है। जब खरवसान विसर्जनीय लगा करके हुआ है खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग, तो खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्जनीय से स से उस विसर्ग को स भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस सूत्र की जरूरत नहीं है।
और उसको बाधित करके आगे लगने वाला है आपका दूसरा सूत्र कुपो अह का अहपौच। ये कहता है कि क वर्ग पवर्ग होने पर, क वर्ग हो या तो प वर्ग हो, परे होने पर विसर्ग को क्या हो जाता है, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय होता है। और च से मतलब है कि उस विसर्ग को विसर्ग भी छोड़ दिया जाता है। मतलब है साफ कि विसर्जनीय से स नहीं करना है। तो विसर्ग हो गया तो उसको क्या हम ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, यदि उस विसर्ग के बाद में क वर्ग परे है तो उस विसर्ग को जिह्वा मूलीय कर दीजिए। यदि उस विसर्ग से प वर्ग परे है तो उस विसर्ग को उपधमानीय कर दीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, कर देंगे। और अब विकल्प से कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको विसर्ग भी कर देंगे। नहीं, विकल्प तो नहीं कर रही है, दोनों विधान यही सूत्र कर रहा है। उसको जिह्वा मूलीय उपधमानीय भी करना है और उस विसर्ग को विसर्ग भी करना है, मतलब कि दो दो विधान ये सूत्र कर दिया। तो सबसे पहले याद करिए कि हम लोग नृण पाही के नृण के रुत्व कर दिए थे और उसके बाद में अनुनासिक और अनुस्वार जोड़ दिए थे पूर्ववर्ती को, उसके बाद विसर्ग कर दिए थे र को। तो हमारे पास इस प्रकार की दो स्थिति बनी हुई थी। ये अनुस्वार वाला है, ठीक है, ये स्थिति बना था। कुपो अह क पौचा सूत्र आप समझ गए हैं। कुप ओह अह क अह पौ, से तो विसर्ग होगा, कु और पु, क वर्ग और प वर्ग पर में हो तो विसर्ग को जिह्वा मूलीय अर्थात उसको बोलते हैं जो क के पहले इस प्रकार का चिन्ह लगे वो होता है जिह्वा मूलीय, और प से पहले जो इस प्रकार का चिन्ह लगे वो होता है उपधमानीय, ये वाला चिन्ह जो है। ठीक, अब विसर्ग को हम लोग कर दिए एक जगह जिह्वा उपधमानीय, इसलिए उपधमानीय कर दिए कि जब क वर्ग परे रहेगा तभी जिह्वा मूलीय होगा। तो क वर्ग तो परे है नहीं, प वर्ग परे है तो उपधमानीय हो गया, तो विसर्ग को उपधमानीय यहाँ पर कर दिए। ठीक है, एक जगह उपधमानीय करने के लिए बोला है और एक जगह क्या करने के लिए बोला है, विसर्ग ही रहने देने के लिए बोला है सूत्र, तो विसर्ग भी रह गया। तो ये देखिए चार चार उदाहरण बन गए। दो उदाहरण तो बनने ही थे जो विसर्ग वाले थे, अब उपधमानीय वाले बन गए, जिह्वा मूलीय वाले यहाँ पर उदाहरण नहीं है। तो ये चार उदाहरण बन गए। और एक स्थिति याद कीजिए जो मैं चर्चा किया था कि नृण धन पाही जो हुआ था वहाँ पर रुत्व ही विकल्प से हुआ था, तो जहाँ पर रुत्व ही नहीं हुआ तो नृण पाही ही रह गया। तो पांचवा रूप जो है क्या बनेगा, पांचवा रूप बन जाएगा नृण पाही। इस प्रकार से रुत्व प्रकरण के पांचों सूत्रों को हम लोग देख लिए और पांचों सूत्रों को देखने के साथ ही हल संधि को समाप्त कर लिए। नीचे भी वही बात लिखी हुई है कि चूंकि रूही विकल्प से हुआ था अतः रुत्व न होने के पक्ष में एक रूप नृण पाही ही रह जाता है, जो पांचवा रूप है। आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब जो है एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हल संधि में क्या देखे। चलिए यहाँ जगह खाली है, यहीं पर रिवीजन प्रारंभ करते हैं। रुत्व प्रकरण में पहले क्या देखिए, देखिए रुत्व प्रकरण हम लोग 5 सूत्र को देखें। कौन 5 सूत्र था, 1 2 3 4 5। अपने आप को तैयार कर लीजिए एकदम रिवीजन के लिए। पहला सूत्र था भैया समाशुटी। समाशुटी में क्या, एक मिनट, समाशुटी, समाशुटी में सम के म को रू हुआ था। कब हुआ था, स परे होने पर। तो सम के म को रू किस उदाहरण में हुआ था, तो एक रूप संस्कर्ता और संस्कर्ता में हुआ था, यहीं पर हुआ था ना। इसमें क्या क्या हुआ था अब याद करिए। चलिए याद करवाते हैं आपको। सबसे पहले तो इसका संधि विच्छेद हुआ था सम अस्कर्ता समस्कर, म को रू हो गया तो र हो गया, तो सर अस्कर्ता बन गया, नहीं सर अस्कर्ता बना। अब सर अस्कर्ता बनने के बाद में अत्रानुनासिक पूर्वस्य हुआ सूत्र लग करके एक जगह कर दिया अनुनासिक र के पूर्ववर्ती वाले स्वर को। और दूसरा जो है अनुनासिकात पर अनुस्वार जो सूत्र है उसने क्या कर दिया, जहां पर अनुनासिक नहीं हुआ है उस पक्ष को अनुस्वार का आगम कर दिया र के पूर्ववर्ती वाले स्वर को। तो एक हो गया हमारे पास में अनुनासिक वाला और एक हो गया अनुस्वार वाला, ये दो रूप बन गए।
ठीक है, अनुनासिक और अनुस्वार वाला हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, उस र को खरवसा नयोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग हो गया था। हर प्रत्याहार का वर्ण क जो है स जो है उसके परे रहने के कारण, कर्ता का स पर में था ना, तो हो गया था, जैसे हुआ था इस प्रकार का बना था, एक रूप बस लिख दे रहे हैं हम लोग, इस प्रकार से हुआ था, विसर्ग हुआ था। तो ये जो खर प्रत्याहार का वर्ण पर में है तो उसके पूर्ववर्ती र को कर दिया था विसर्ग, खरवसानय और विसर्जनीय। उसके बाद क्या हुआ था, उस विसर्ग के जगह पर स करने के लिए, विसर्ग को बाधा नहीं, विसर्ग की जगह पर स करने के लिए सूत्र आया था, वार्तिक आया था, कौन, समपुंग का नाम सो वक्तव्य। समपुंग का नाम सो वक्तव्य जो है, सम के संबंधित म के जगह पर यदि विसर्ग हुआ है तो उसको स कर दीजिए, तो स करने पर भैया यही रूप बना था। यहाँ पर रुत प्रकरण में समासूति में इतना हम लोग देखे थे। दूसरा देखे थे कि पुमा खय्यम परे जो है, पुम के म को, पुमा खय्यम परे, ठीक है, पुम के म को रुत्व करना है यदि खय प्रत्याहार का वर्ण पर में हो और उस खय प्रत्याहार के वर्ण के बाद भी अम प्रत्याहार का कोई न कोई वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर मिला था हम लोगों को पुम धन कोकिला। पुम धन कोकिला में देखिए कि पुम के म को तो पुम का म हो गया, लेकिन उसके बाद जो कोकिला का क है वो खय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, क्योंकि दूसरा और पहला खय में आते हैं। उसके बाद जो ओ है वो अम परक है, अम परक का निमित्त पूरा किया, अम प्रत्याहार का वर्ण है, तो अम परक खय मिल जाने पर पुम के म को र कर दिया गया, बन गया पुर कोकिल। एक अत्रानुनासिका पूर्व से तो हुआ, और अनुनासिकात पर अनुस्वार, इस दो सूत्र की सहायता से एक अनुनासिक वाला रूप और एक अनुस्वार वाला, ये दो रूप तैयार हो गए। फिर र को विसर्ग कर दिया गया, खरवसानय विसर्जनीय से, समपुंग का नाम सो वक्तव्य से उस विसर्ग को स कर दिया गया, तो बन गया फाइनल रूप हमारे पास, क्या बन गया, फाइनल रूप बन गया पुंस कोकिला, और एक बन गया आपको अनुस्वार वाला पुंस कोकिला, इस प्रकार से, ठीक है, आप समझ जाइए। तीसरा जो है वो सूत्र था आपका काना मृडिते, ठीक, काना मृडिते। कान शब्द के बाद यदि आम्रेडित हो तो कान के न को रू होता है, तो कान धन कान इस प्रकार से बना था। जो बाद वाला कान है उसको तस्य परमामृडितम सूत्र से आम्रेडित संज्ञा की गई, और आम्रेडित परे होने के कारण कान के पूर्ववर्ती जो कान है उसके न को रू तो करके र कर दिया गया, कार धन कान बन गया। कार धन कान बनने के बाद में एक जगह अनुनासिक, एक जगह अनुस्वार हो गया, दो सूत्रों की सहायता से, और फिर र को विसर्ग कर दिया गया समपुंग का नाम तो वक्तव्य सूत्र से, उस स को फिर उस विसर्ग को फिर से स कर दिया गया, बन गया कांस कान कांस कान, इस प्रकार से बन गया। उसके बाद की स्थिति यह है कि समपुंग का नाम सो वक्तव्य का क्षेत्र खत्म हो गया, अब विसर्ग को कुछ और होगा, विसर्ग कुछ और होगा तो क्या होगा, तो एक जगह तो स ही होगा, लेकिन उसके लिए सूत्र कौन सा है, नस छव्य प्रसान, नस छव्य प्रसान, ये रुत्व करने वाला सूत्र है ना। तो रुत्व करने वाला सूत्र है कि न को ख प्रत्याहार परे होने के कारण न को रुत्व कर दिया जाता है, लेकिन प्रशांत शब्द को छोड़ करके, तो जब प्रशांत शब्द आएगा तो हम नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई भी मिलेगा तो कर देंगे। तो चक्रीन धन त्रायस्व बना है, चक्रीन धन त्रायस्व में चक्रीन का न के बाद में जो त्रायस्व का त है वो छ प्रत्याहार में आता है, उसके बाद में अम परक र है, अम परक जो निमित्त है वो अम है र। अब र जो है परे होने के कारण हम कहेंगे कि अम परक छ प्रत्याहार का वर्ण पर में है, इसलिए प्रशान के चक्रीन के न को कर दिया गया रुत्व, तो चक्रीर त्रायस्व बन गया, एक जगह अनुनासिक एक जगह अनुस्वार, फिर र को विसर्ग, और र को विसर्ग करने के बाद में इस बार संपूर्ण का नाम वक्तव्य नहीं लगेगा, इस बार लग जाएगा विसर्जनीय से सह, और विसर्जनीय से सह से कर दिया गया स, तो बन गया चक्रिस्त्रायस्व, चक्रिस्त्रायस्व। इस प्रकार से नश्छव्य प्रशांत चौथा भी हम लोग देख लिए थे। पांचवा है नृन पे। नृन पे में क्या हुआ था, एक विशेष गणित हुई थी, क्योंकि ये वैकल्पिक रुत्व करता है, तो नृन पाही संधि विच्छेद जब किया गया तो ये इसका निमित्त था कि नृन के न को रुत्व कर दिया जाता है, बाद में प वर्ग का प अक्षर हो तो नृन पाही में प अक्षर पर में है, तो नृन के न को रुत्व करके नृर पाही कर दिए थे,
नृधन पाही करने के बाद में हम उसको विसर्ग भी कर सर्वसाधारण विसर्जनीय से विसर्ग भी कर दिए। अब विसर्ग कर दिए तो विसर्जनीय से स लगने के लिए तैयार था, लेकिन वहां पर कुपोह कह पहुंचा ने विसर्जनीय से स को बाधित करके दो आदेश दिए कि भैया विसर्ग को एक जगह पवर पर होने के कारण उपदमानीय कर दीजिए, और उपदमानीय का चिन्ह मैं बता दिया, और एक जगह आप कर दीजिए विसर्ग ही। तो अनुस्वार और अनुनासिक दोनों जगह लग गया उपदमानीय, और अनुनासिक और अनुस्वार दोनों जगह लग गया आपका विसर्ग। तो 4 रूप तैयार हो गए, और रुत्व जो हुआ था विकल्प से, वो एक रुत्व का जो रुत्वाभाव का जो पक्ष था वहां पर नृधन पाही ही रह गया। इस प्रकार से 5 रूप सिद्ध हो गए थे नृन पे के। तो 5 सूत्र हम लोग रुत्व प्रकरण में पढ़ लिए। ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि इत्यादि संधियों को पढ़ते हुए आज रुत्व प्रकरण पर आकर के समाप्त कर दिए। ष्टुत्व संधि है, ष्टुत्व संधि है, अनुनासिक विधान है, अनुस्वार जस्त्व संधि है, जस्त्व के बाद में फिर अनुस्वार संधि पढ़ते हैं, पूर्व सवर्ण पढ़ते हैं, पर सवर्ण पढ़ते हैं, आगम प्रकरण पढ़े हैं, रुत्व प्रकरण पढ़े हैं। इस प्रकार से हम लोग सभी हल संधि के भेद प्रभेदों को समाप्त कर लिए। सभी सूत्र हैं इसमें हल संधि के, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सभी उदाहरण हैं। और आज ये हल संधि को समाप्ति के बाद में विसर्ग संधि, इसके जस्ट हम लोग बात प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पूर्व में हल संधि के प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लेंगे। हल संधि के प्रश्नों का अभ्यास आज शाम में लाइव क्लास के में जुड़ करके किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो और खूब मन लगा कर पढ़िए। अपने उद्देश्य को प्राप्ति में कहीं से भी कोई कमी ना करिए। और कल जो श्लोक पढ़े थे हम लोग ना, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचै, उस श्लोक को सार्थक बनाइए अपने जीवन में।